Hello everyone, welcome back to Ablokan IAS. We are continuing with our decode previous year question series of polity. इसके पहले हमने बाकी questions देख लिए हैं from 2024 till 2020 2017. Now we are moving forward with 2017 and further. Okay, मतलब हम backward जा रहे हैं basically. तो 27 से और देखेंगे कि और पहले क्या questions आए हैं. Okay. आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे अब तक कैसे हम मूव कर रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से मैं आपको इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ बीच में कि कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर ऐसा है कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे इस सीरीज को यूज करना है, देन प्लीज डू वॉच प्रीवियस वीडियोस एज वेल। और मेंटरशिप के लिए जिसको डाउट है, जिसको अपनी प्रिपरेशन में नीड है किसी मेंटर की, अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा देने की, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से मेमोराइज करनी है चीज़ें, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पे हम अपने बाकी इनिशिएटिव्स भी लॉन्च कर रहे हैं and we are planning to move further with these initiatives that are going on as well. तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, सो प्लीज ज्वाइन द चैनल, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं आज का। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर envisaged by the right against exploitation in the constitution of India? बेसिकली फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। ओके, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा आर्टिकल है? सबसे पहले तो ये याद करो, ये आर्टिकल 23 है, right against exploitation. Okay, part third of the constitution that tells us about the fundamental right. इतना है, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं। Prohibition of traffic in human beings and forced labor, ठीक है। Abolition of untouchability, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लिया था कि ये किस आर्टिकल में आता है ना। ये तो नहीं था, ये किस आर्टिकल में आता है अनटचेबिलिटी? मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये किस आर्टिकल में आता है। ओके, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 17, तो सेकंड कट गया, हमने ये काट दिया। वैसे तो आंसर आ गया, बट और भी देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी नहीं आता। इसके लिए तो अलग से आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29। वो क्या बताता है? इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, वो उससे डील करता है। और फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस। अगर आप इस टर्मिनोलॉजी से भी जाओगे ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तब भी आप पहुंच जाओगे इस पे, ठीक है, अगर आपको इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है आर्टिकल्स का तो। बट ये बेयर मिनिमम है, ये आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी, एलिमिनेशन करने से। और अगर ओनली वन ओनली टू वाला भी होता तो हम अपनी बेसिक स्टैटिक नॉलेज से इसको सॉल्व कर लेते। अगर बेसिक स्टैटिक नॉलेज भी नहीं है तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा? पहला होगा एक्सप्लॉयटेशन, राइट। अनटचेबिलिटी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, इट इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये तो टर्मिनोलॉजी के अगेंस्ट ही चला गया, तो ये नहीं होगा। सेकंड काट दिया तो वैसे ही आंसर आ गया। और स्टिल अगर ओनली वन ओनली टू है तो माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन कहाँ हो रहा है? एक्सप्लॉयट करना होता है किसी से कुछ काम लेना, ठीक है। और मतलब उस काम का उसको ढंग से पे नहीं करना या गलत तरीके से काम लेना, इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, ठीक है। शोषण करना, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। तो फोर्थ वाला भी इजीली फिट हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है, ज्यादा हो हल्ला करके रखते हैं कि इतना पढ़ना पड़ेगा उतना पढ़ना पड़ेगा तब जाके मार्क्स आएंगे, सब व्यर्थ की बात है। आपको अगर आता है सॉल्व करना क्वेश्चन तो आप कर लोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन 2017। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन डीपीएसपी, किस पे लिमिटेशन डालता है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, देखो एक बात समझो, लिमिटेशन जो वर्ड है ना, वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है। लिमिटेशंस जो होते हैं ना, अगर हम राइट्स के मामले में देखेंगे तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं,
दैट इज द लिमिटेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि वो आपके राइट्स को एब्रोगेट ना करे या आपके राइट्स आपसे ना छीने, ठीक है। बट डीपीएसपी इज ऑफ रिकमेंडेटरी इन नेचर, ये लिमिटेशन डालेगा। ये कैसे पता चलेगा आपको? फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अगर ये चीज आपके मन में क्लियर रहेगी कि किसका क्या पर्पस है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अब डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है, राइट। डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल। अगर ये नॉन जस्टिसिएबल है तो ये लिमिटेशन भी इम्पोज नहीं करेगा, सीधी सी बात है। जो चीज जस्टिसिएबल है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर कोर्ट ने अगर कोई किसी गवर्नमेंट ने या किसी भी मिनिस्टर ने या एक्स वाई जेड पर्सन ने अगर आपको इक्वालिटी से वंचित रखा, आपको किसी और चीज से वंचित रखा, है ना, अगर आपको एडमिशन नहीं दे रहे कहीं जाके, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, राइट। कोर्ट में केस करोगे तो क्या कोर्ट बोलेगा कि भाई इसको एडमिशन दो किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो वो क्या हो गया? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेशन। बट डीपीएसपी जो जस्टिसिएबल ही नहीं है, वो क्या लिमिटेशन लगाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, इसका आंसर नाइदर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पे ही नहीं करता लिमिटेशन, ये किसी पे लिमिटेशन नहीं करता। अगर यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिया होता डीपीएसपी की जगह पर, तो यहाँ पे बोथ आ सकता था, बट अभी यहाँ पे नाइदर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी था, इजी तो नहीं बट कह सकते हैं फिलोसॉफिकल था थोड़ा सा। आपके बेसिक क्लियर होंगे तब जाके आपको आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which principle among the following was added to the DPSP by 42nd amendment to the constitution? अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। ये कुछ अमेंडमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत में बैक साइड में दिए गए टेबल्स में, अपेंडिक्स में, इसको देख लेना एक बार, क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या है 42nd अमेंडमेंट के लिए? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फैक्चुअल है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आता है तो कुछ कर नहीं सकते इस वाले में आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है। अच्छा, क्वेश्चन करना से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। मतलब मैं अमाउंट में नहीं कह रही कि अगर आप 60 करके आए बाकी छोड़ दिए, ऐसा नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ इतना सेंस होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है, ठीक है। जैसे 92 क्वेश्चन आपको करने हैं या 86 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो यू शुड हैव दिस सेंस कि अच्छा मेरे को ये छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये उन क्वेश्चंस में से, अगर आपको फैक्चुअल नहीं आता तो छोड़ दो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? ओके, तो बेसिकली ये पूछ रहा है, रिलेशनशिप बतानी है राइट्स और ड्यूटीज के बीच में, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, राइट्स क्या कहलाते हैं, ड्यूटीज क्या कहलाती है। अब देखते हैं, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ठीक है। सेकंड क्या है ऑप्शन? राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। मतलब एकदम ही अलग बता दिया कि भाई कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेशनशिप है, अब क्या है ये आपको बताना है। ये तो पूरी तरीके से बोल रहा है कि भाई कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ सिटीजन। आउटराइटली नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पहचान लेना है आपको, ओके। ड्यूटी इज एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज राइट्स, ओके। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। देखो, ये भी दोनों इकट्ठे नेगेटिव हो गए, राइट। ऐसा नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये या ये, इन दोनों में से कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, एक कम इंपॉर्टेंट होता, तो वो दिख जाता, ड्यूटीज को भी जस्टिफिएबल माना जाता, ठीक है। अगर किसी ने ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी तो उसको पनिशमेंट हो जाएगी, ये होता। थोड़ी सा ये थिंकिंग लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ठीक है।
राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ये बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा। गांधी जी ने भी ये बोला है कि विदाउट ड्यूटी देयर, विदाउट, मतलब जिसको राइट चाहिए ना उसको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए ड्यूटी का भी। ठीक है, तो ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज enshrined इन इट्स वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अब जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तीन वर्ड थे, ये कहाँ से आए थे प्रियम्बल में? अमेंडमेंट से आए थे। कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd अमेंडमेंट थी। याद आया कुछ? पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट है, बट ये क्या पूछ रहे हैं? वेलफेयर स्टेट। इन दोनों को सेम मत समझना, बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रियम्बल गलत हो जाएगा। डीपीएसपी, ठीक है, मे बी। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में स्टेट को कोई डायरेक्टिव्स नहीं दे रहा, तो ये तो नहीं है, ये सिटीजन के राइट्स बता रहा है। सेवेंथ शेड्यूल क्या है, चलो बताओ। मैंने बताया था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वो था शेड्यूल्स याद करने का तरीका। तो सेवेंथ शेड्यूल क्या होगा? TEARS OF। एफ क्या है? फेडरल लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये है सेवेंथ शेड्यूल। तो इसमें भी कहीं ऐसा नहीं है ना? लिस्ट, तो क्या आएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को डायरेक्टिव दे रहा है कि भाई हमें वेलफेयर स्टेट बनना है, लोगों का भला करना है। ठीक है, जो पॉलिसी बनेंगी वो इस बेसिस पे बनेंगी। तो ये आपका था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अब ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते। एक बार फिर से देख लेना पुराने वीडियोस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना है। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं इस पार्ट के, देन वी विल मूव टू द फर्दर पार्ट ऑफ पॉलिटी। ठीक है, आपको पूरे कोर्स ऑफ टाइम में पता चल जाएगा कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। तो आप वीडियोस में बने रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, बिकॉज यूपीएससी का एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ पास करने के लिए। बहुत बड़ा सीक्रेट। एक वर्ड है, कंसिस्टेंसी। पा लिया तो मिल गया, नहीं पाया तो कुछ नहीं मिल रहा। याद रखना, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, और जितनी चीजें उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।